जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जवाना उड़ान देखता है। जी हां प्यारे साथियों, दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। मैं दिशांत आप सभी का लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आप थंबनेल के माध्यम से देख पा रहे हैं जैसा कि हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। आज काफी लंबे अरसे के बाद हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो रही है और अब हो सकता है कि अगर आपने इस क्लास को ढेर सारा प्यार और स्नेह दिया तो हम प्रत्येक रविवार को आपके साथ रात के 8 बजे लाइव होंगे, जुड़ेंगे आपके साथ और प्रश्नों के बेहतरीन श्रृंखला के साथ जुड़ेंगे, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस और दारोगा 2025-26 मतलब हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थात पेपर में छपने वाले प्रश्न। ऐसे ही मैराथन क्लास हम आपके समक्ष लेके उपस्थित होते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहली बात तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरी बात तो बेल आइकन की घंटी की दबा दीजिए और एक बार जोरदार और दमदार, शानदार, जबरदस्त, झकझोर के पूरा एकदम वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने हर साथी को बताइए कि रात को 8 बजे की एक क्लास आई है जिसमें हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। पेपर में छपने वाले प्रश्नों से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, देर ना करते हुए हम लोग एक एक प्रश्नों को सॉल्व करने चल रहे हैं। तो आइएगा हमारे साथ और लास्ट तक पूरी क्लास को देखिएगा और अंततः आप बताइएगा कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर मेरा इतना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए भैया, एक एक प्रश्नों की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, जवाब दीजिएगा लल्ला। जो आपका पहला प्रश्न है, लिखा गया है प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? हम आपको पूरा समय देते हैं लल्ला, आप जवाब दीजिएगा। बीजी खेर, जीबी पंत, पी सुब्बोरोयान और सुनीत कुमार चटर्जी। तो लल्ला, आपको जानकारी के लिए हम आपको बता दें, तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें मेरे भाई, मेरे दोस्त, तो ये जो सुनीत कुमार चटर्जी जी हैं, इन्होंने एक सुझाव दिया था। क्या दिया था लल्ला जानते हो? इन्होंने एक सुझाव दिया और उस सुझाव में कहा था कि जो आपकी लिपि है, जो आपकी देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि की जगह पे इन्होंने कहा था कि रोमन लिपि का प्रयोग होना चाहिए। कौन? सुनीत कुमार चटर्जी जी ने कहा था। और आपकी ये जो देवनागरी लिपि है, आपकी हिंदी भाषा की लिपि अगर पूछा जाएगा तो आप जवाब दोगे लल्ला क्या है? देवनागरी है। और सर्वप्रथम देवनागरी लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ था? तो लल्ला, वो आपका राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य में हुआ था। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, लिखा गया है पी सुब्बोरोयान। तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जीबी पंत। तो इसका मतलब है गोपाल वल्लभ पंत, इसका मतलब है लल्ला। और ये आपके उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो ये तो होगा नहीं मेरे भाई, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? आपका डी इज द राइट आंसर। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए। चलिए भैया, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मूव करते हैं। एक एक प्रश्नों का आप जवाब देते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा आंसर को। चलिए दूसरा प्रश्न, जिनको आपकी निगाहें दीदार कर रही हैं, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? परीक्षा गुरु, ये लल्ला आपका उपन्यास है। और उपन्यास ये किसका है? लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। किसका? लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है आपका, जिसे पहला उपन्यास कहा जाता है परीक्षा गुरु। और गबन और गोदान आप जानते हैं, ये किसका है लल्ला? मुंशी प्रेमचंद जी का है। किसका है भैया? मुंशी प्रेमचंद जी का है। और आपका जो बी वाला ऑप्शन है, यही आपका शानदार जवाब है। बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो चंद्रकांता है लल्ला, इसी पे एक फिल्म रिलीज हुई है। क्या रिलीज हुई है? इसी पर एक मूवी भी बनी हुई है। और ये आपको देखिए प्रश्न में कह रहा है किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने, हिंदी को बहुत से लोगों को सीखना पड़ा है। हाँ, ये बात सही है, बहुत सारे लोगों ने पहले हिंदी सीखा है, तब इस रचना को वो पढ़ पाए हैं। तो लल्ला, कौन सा जवाब सही है? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भैया बने रहिएगा हमारे साथ, एक एक प्रश्नों का आप जवाब देते रहिएगा, क्योंकि हम आपको आज कराने वाले हैं बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला। लल्ला देखिएगा, लिखा गया है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप इनमें से कौन सा है? तो आपको जवाब देना है मेरे भाई। खड़ी बोली है, अवधी है, ब्रजभाषा है, देवनागरी है। तो आपकी जो हिंदी है, हिंदी की जो लिपि है लल्ला, वो क्या है? देवनागरी है।
ये तो आप पहले से ही जानते हो। और आपसे पूछ रहा है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप, एक मानक रूप होता है, एक प्रचलित रूप होता है। तो जो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है लल्ला, वो आपका कौन सा है? खड़ी बोली। अगर आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाए कि खड़ी बोली कहां पे बोली जाती है, तो लल्ला आपकी जो खड़ी बोली है ये मेरठ और दिल्ली के क्षेत्रों में बोली जाती है। और अवधि आपके सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, लखनऊ इत्यादि जगहों पे आपकी अवधि बोली जाती है। और अवधि का जो केंद्र माना जाता है लल्ला, वो क्या माना जाता है लल्ला? अवध। और अगले प्रश्न की तरफ, अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। अगला आपका लिखा गया है ब्रजभाषा। और ब्रजभाषा आप बताइए, इसका जवाब दीजिए। ब्रजभाषा कहां पे बोली जाती है? तो लल्ला मथुरा वाले क्षेत्र में। कहां पे भैया? मथुरा वाले क्षेत्र में क्या बोली जाती है? ब्रजभाषा बोली जाती है। कौन सा जवाब आपका सही है भैया? तो आपका पहला वाला जवाब करेक्ट है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। भैया देखिएगा, एक एक प्रश्नों का आप भी जवाब देते रहिएगा और एकदम डटे रहिएगा, हमारे साथ लगे रहिएगा। ठंड अत्यधिक है लेकिन उससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके बदन पे खाकी वर्दी चढ़ने वाली है। वो समय आ गया है, वो सही वातावरण आ गया है जब आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका एग्जाम लगा हुआ है। तो ठंडी और गर्मी कुदरत के नजारे हैं, प्यास उन्हें भी लगती है जो दरिया के किनारे हैं। तो मेरे दोस्त, ठंडी और गर्मी से कोई मतलब नहीं है। हमें और तुम्हें क्या ध्यान देना है लल्ला? तुम्हारा लक्ष्य है, जिस तरीके से अर्जुन का लक्ष्य था, चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी, वैसे आपको अपना लक्ष्य यूपीएसआई डबल स्टार कंधे पे दिखाई देना चाहिए। तो लल्ला चौथा प्रश्न जो आपका इंतजार कर रहा है और मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, बताइएगा भैया। राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 343 से 135? नहीं, कतई नहीं। और ये लिखा गया है 34 से 315? नहीं भैया, ये भी नहीं हो सकता। 343 से 351? हाँ, सी इज द करेक्ट आंसर। इसी में आपका है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 343 से लेके 351 तक सी इज द राइट जवाब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। 5वां नंबर क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो लल्ला ब्राह्मी, खरोष्टी, कुटिल, शारदा लिपि। तो आपको जवाब देना है ए इज द करेक्ट आंसर। कौन नहीं जानता है इसको मेरे दोस्त, मेरे भाई? अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 26, 15, 24, 22? तो आपको जानकारी के लिए बता दे लल्ला, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी? 22। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप भी जानते हो कि ब्राचड़ से आपका सिंधी का माना जाता है। किसका भैया? सिंधी का। और आप जानते हो कि पंजाबी भाषा का उद्भव किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पैसाची से माना जाता है। कौन सा जवाब कौन सा जवाब आपका सही है? पहला, ए इज द राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। झकझोर के एक बार वीडियो को शेयर कर दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, और एक एक प्रश्न का आप जवाब देते रहिए। प्रश्न काफी खूबसूरत और प्रीवियस ईयर के भी प्रश्न है इसमें। तमाम सारे प्रश्न ऐसे हैं जो दरोगा में आए हुए हैं और फिर आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। और प्रश्नों की श्रृंखला अगर आपको बेहतरीन लग रही है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर वाली बटन को एक बार क्लिक करके और सारे बच्चों तक क्लास को आप पहुंचा दीजिए। मेरे भाई जवाब दीजिएगा। गारो किस राज्य में बोली जाती है? त्रिपुरा नहीं, सिक्किम नहीं, मणिपुर नहीं। कहां बोली जाती है फिर? मेघालय। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिएगा। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है? बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है, बहुत जबरदस्त प्रश्न है और इसका इंतजार मैं भी कर रहा हूं। आपके उत्तर का कमेंट में छाप दीजिए भैया। कौन सा ऑप्शन सही है? गृह मंत्रालय? नहीं भैया, ये तो हो ही नहीं सकता यार। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, मुझे इसमें कौन सी संधि है ये बता दो तुम। इसमें बता दो मुझे लल्ला, कमेंट करके ये भी बताते चलो। इसमें कौन सी संधि है? चलो बताओ इसमें कौन सी संधि है। अगला लिखा गया है शिक्षा मंत्रालय और डी वाला लिखा गया है विधि मंत्रालय। तो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत आता है? तो शिक्षा मंत्रालय के तहत आता है मेरे भाई। चलो
अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखिएगा, विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? पहला पूछ रहा है लल्ला, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो आपको बता दें, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में हुआ था और 1975 में हुआ था। और पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत के कहां पे लल्ला? नागपुर में हुआ था। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थी, भारत की प्रधानमंत्री जो थी लल्ला, वो कौन थी जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? चलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो आपकी इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी भैया? इंदिरा गांधी जी थी। उस समय भारत की ये प्रधानमंत्री थी और 1975 में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी लल्ला वसुधैव कुटुंबकम। क्या थीम थी लल्ला? वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें लगभग 30 देशों के 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भैया? 122 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने देशों के? 30 देशों के। और इसकी थीम थी क्या? वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी। वसुधैव कुटुंबकम इसकी थीम थी लल्ला। तो ठीक है, आपको पता चला पहला कब हुआ था? 1975 में। और दूसरा आपका जो हुआ था लल्ला 1976 में आपका दूसरा हुआ था। और तीसरा जो आपका हुआ था लल्ला वो कब हुआ था? तीसरा आपका 1983 में हुआ था। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था लल्ला? 1983 में। आपको कमेंट में हमें जवाब देना है कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पे हुआ था। और दूसरा मैं आपको बता के जा रहा हूं, दूसरा आपका मॉरिशस में हुआ था। कहां हुआ था भैया? मॉरिशस में हुआ था। लेकिन तीसरा का तुम मुझे जवाब दोगे, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहां हुआ था? चलो, अगर बता दोगे तो अच्छी बात है, नहीं बताओगे तो मैं तो आपको बताऊंगा ही। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। देखिएगा, प्रश्न संख्या 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? पहला लिखा गया है 2018, 2012, 2019, 2022। तो आपको जानकारी के लिए बता दें लल्ला, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में संपन्न हुआ था। कब संपन्न हुआ था भैया? 2018 में संपन्न हुआ था। देखिएगा अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? तो आपको जानकारी के लिए लल्ला बता दे, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? 343 में, 344 में, 351 में, 348 में। तो आपको बता दे भैया 351 में सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलो भैया, अगला प्रश्न देखिएगा और जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 13, देखिए बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत लाजवाब, शानदार, जबरदस्त प्रश्न है। जवाब दीजिएगा इसका। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अब आपको जानकारी के लिए बता दें, ये जो आपकी भोजपुरी, ये आपकी राजस्थान में बोली जाती है। ब्रज, आपका ब्रज का जो क्षेत्र है वहां पे ब्रज भाषा बोली जाती है, जैसे मथुरा में बोली जाती है। और भोजपुरी का जो नंबर आता है, ये आपकी भोजपुरी आपके कहां से लिया गया है? बिहार का एक जिला है भोजपुर, इसको भोजपुरी का क्या माना जाता है? केंद्र माना जाता है। और भोजपुरी का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी विद्वान किसने किया था लल्ला? रेमंड ने सर्वप्रथम भोजपुरी शब्द का प्रयोग किया था। और भोजपुरी का शेक्सपियर और भारतेंदु किसे कहा जाता है? भोजपुरी का शेक्सपियर। जवाब दीजिएगा भैया, शेक्सपियर और भारतेंदु किसे कहा जाता है? इसका जवाब मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो भोजपुरी का शेक्सपियर और भारतेंदु जो कहा जाता है वो लल्ला भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भैया? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। और भोजपुरी आपके यहाँ के अलावा विदेशों में भी बोली जाती है। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में भी बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो ये आपकी भोजपुरी है। तो भोजपुरी के बारे में हमने आपको कुछ जानकारियां दी हैं, जो जानकारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। और गढ़वाली कहां पे बोली जाती है? तो उत्तराखंड में बोली जाती है लल्ला। कहां पे बोली जाती है भैया? उत्तराखंड में बोली जाती है भैया। कहां बोली जाती है? उत्तराखंड में बोली जाती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा भैया। प्रश्न संख्या 14 देखिएगा, इनमें से ढूंढाड़ी के अन्य किस नाम से जाना जाता है? मारवाड़ी, जयपुरी, राजस्थानी, मेवाती। तो आपको जानकारी के लिए बता दें मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लल्ला किसके नाम से? जयपुरी के नाम से जाना जाता है। बी इज द राइट आंसर।
आंसर। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा, प्रकृति का पाणिनि किसे कहा जाता है? जिस तरीके से संस्कृत में पाणिनि जी का विशेष योगदान था, उस तरीके से हिंदी में आपके हेमचंद्र जी का विशेष योगदान था, इसीलिए प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र जी को कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। क्यों कहा गया, इसका भी मैंने आपको जवाब दिया, क्योंकि संस्कृत में पाणिनि जी का विशेष योगदान था, इसलिए उनको संस्कृत में पाणिनि कहा गया है। और इसी तरीके से आपके हिंदी में प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है? हेमचंद्र जी को कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना है शब्दानुशासन, जिसमें व्याकरण को सुव्यवस्थित तरीके से लिखा गया है, इसीलिए इनको कहा जाता है लल्ला। बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 16 जवाब दीजिएगा। बहुत लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, खूबसूरत सा प्रश्न है। किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? इस्तवार दाला लित्तेतूर हिंदुस्तानी किसकी है लल्ला? गारसा दतासी ना? हाँ जानते हो, साहित्यिक ग्रंथ। हाँ, तो इसमें कहा है किशोरीलाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? तो इस्तवार दाला लिटरेचर हिंदुस्तानी, पहला आपका जवाब सही है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, मतलब ए हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, हिंदी लिटरेचर मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, ये किसका है लल्ला? अरे भाई दे दो जवाब, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसका है? ग्रियर्सन महोदय का है लल्ला। किसका है? ग्रियर्सन महोदय का है। इसमें द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में आपका हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालखंडों का नामकरण एवं विभाजन मिलता है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये किसकी है? ग्रियर्सन महोदय जी की है लल्ला। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव कर दें। अगले प्रश्न की तरफ मूव कर दें, तो उससे मूव करने से पहले आपको बता दें, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर ये किसकी पुस्तक का नाम है? ये किसकी रचना का नाम है? तो आपको जानकारी के लिए बता दें भैया, डॉक्टर किशोरीलाल। किसकी है लल्ला? डॉक्टर किशोरीलाल। बहुत लाजवाब प्रश्न है लल्ला। कैसा प्रश्न है मेरे भाई? बहुत लाजवाब प्रश्न है। डॉक्टर किशोरीलाल, डॉक्टर किशोरीलाल, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, याद रखिएगा। चलो भैया अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 17, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? आपको जवाब देना है। दीजिए भाई जवाब। देखिए, पहला ऑप्शन लिखा गया है बिहार, और दूसरा ऑप्शन आपका लिखा गया है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आपका लिखा गया है दिल्ली, और चौथा ऑप्शन आपका लिखा गया है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर। ए बी सी तो नहीं है, लेकिन डी इज द राइट आंसर। दिल्ली में कौन सी भाषा बोली जाती है? कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, और हिमाचल प्रदेश और बिहार में भी बताइएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा, मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? आप जानते हो कि अलीगंज की जो विधायक अभी आपकी हुई हैं, वो आप जानते हो मैथिली ठाकुर जी हुई हैं, और बहुत कम एज में हुई हैं, और एक नाम आया है, मैथिली किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो पंजाब में लल्ला क्या बोली जाती है? पंजाबी। और बिहार में आपकी क्या बोली जाती है? बिहारी। छत्तीसगढ़ में क्या बोली जाती है लल्ला? छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? छत्तीसगढ़ी। और राजस्थान में क्या बोली जाती है लल्ला? राजस्थानी। क्या बोली जाती है? राजस्थानी। तो कौन सा जवाब आपका सही है? आप बताओगे। हाँ, मैथिली बिहार में बोली जाती है। किस राज्य में ज्यादा बोली जाती है? बिहारी के साथ साथ ये बोलियां भी आती है ना, तो बी इज द राइट आंसर, बिहार में बोली जाती है। अगले चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 19, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? चलिए वर्तनी शुद्धि बताइएगा। संगीतज्ञ, संगीतय, संगीतज्ञ, संगीताज्ञ। तो ये तो आपका गलत है भाई, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा जवाब सही है? ये है। और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। संगीत का जो जानकार होता है उसे क्या कहते हैं? संगीतज्ञ कहते हैं। हाँ, पहला वाला जवाब आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 देखिएगा, छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? आपको जवाब देना है भैया। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? ओष्ठ होगा, तालव्य होगा? ये वर्तनी के दृष्टिकोण से अशुद्ध लिखा गया है, इसको ऐसा लिखा जाना चाहिए। या वर्तस्य होगा या दंत होगा। तो चलिए देखिए,
का वर्ग आपका का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा। हाँ, ईचु ऐसा नाम तालु। आप जानते हो कि चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य। तो चा छा जा झा इया, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो छा तो इसी के अंतर्गत आता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। हाँ, अगला जवाब दीजिए कि वर्चस्व किसे कहते हैं? ऊपरी दांत के भीतरी मसूड़े को, ऊपरी दांत के भीतरी मसूड़े को ही क्या कहते हैं लल्ला? वर्चस्व कहते हैं। बहुत लाजवाब प्रश्न है, आपको जवाब देना है वर्चस्व व्यंजन की संख्या कितनी है? तो आप बताओगे भाई वर्चस्व व्यंजन की संख्या कितनी है? 5। अच्छा, अगला जवाब दे दो, कौन कौन से होते हैं? ना, रा, ला, सा और जा। वर्चस्व व्यंजन आपके 5 होते हैं, ना, रा, ला, सा, जा। वह वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपरी दांत के भीतरी मसूड़े के पास जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं लल्ला? वर्चस्व बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 5। और वो कौन कौन से हैं? ना, रा, ला, सा, जा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और डी वाला ऑप्शन आपका दंत है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? दंत है। ता था दाधा ना और ला और सा, इन सबका उच्चारण स्थान क्या है लल्ला? दंत है। भैया कौन सा जवाब सही है इसका? बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 21। देखिएगा, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? लल्ला आप जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 21 का आप जवाब दीजिएगा, किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो आपको जवाब देना है मेरे भाई मेरे दोस्त, आपको जवाब देना है कब? 1967, 1965, 1968, 1966। तो सी इज द करेक्ट आंसर। किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1968 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भैया अगर वीडियो पसंद आ रहा है, भाई प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, तो एक बार झूम के अपने अन्य साथी तक शेयर कर दीजिए, बताइए उनको। बेहतरीन क्लास चल रही है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्नों की श्रृंखला हिंदी की चल रही है, जो दरोगा में छपने वाले प्रश्न है। ओष्ठ अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? आपको जवाब देना है ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान आपको बताना है कि ओष्ठ भी हो और उच्चारण स्थान नहीं बताना है भैया। जो ओष्ठ वर्ण हो, अल्प प्राण हो, घोष हो। घोष का मतलब ही होता है क्या लल्ला? सघोष होता है। वर्ण का उदाहरण कौन सा है? चलिए भैया, पा वर्ग आपका ओष्ठ के अंतर्गत आता है। पा, फा, बा, भा, मा, ये पांचों वर्ण आपके किसके अंतर्गत आते हैं? ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। अब आपको जवाब क्या देना है, जरा इसको समझिएगा। जवाब में आपको बताना है कि ओष्ठ तो है तो पा भी आता है, फा भी आता है, बा भी आता है, भा आता है। पहली बात तो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। अब अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का पहला पा फा बा है, तीसरा और पांचवा अक्षर क्या होता है? अल्प प्राण। आइए देखिए इसमें कौन सा अल्प प्राण है? भा लिखा गया है, ये चौथे नंबर पे है, ये फा दूसरे नंबर पे है, तो चौथा होता ही नहीं है, चौथा महाप्राण होता है। बा आपका अल्प प्राण है, हाँ बा अल्प प्राण है, अभी तो ये भी सही हो रहा है। और पा आपका अल्प प्राण है, ये लो पा भी सही हो रहा है। और फा आपका अल्प प्राण है, नहीं फा नहीं है। अब दो पॉसिबिलिटी बची है, बा और पा। अब आपको जवाब देना है, अब इसी में बताना है घोष। घोष का मतलब क्या होता है? सघोष। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर अघोष, तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है? सघोष। तो आइए देखिए, बा किस नंबर पे है? तीसरा। और पा किस नंबर पे है? पहला। तो पहला हो जाए, ए वाला हो जाएगा गलत। कौन सा सही होगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, खूबसूरत सा प्रश्न है। जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एक ही प्रश्नों में आपको घुमा के पूछा जाएगा लल्ला। साधारण से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे कि अल्पप्राण वर्ण कौन सा है, या घोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, दंत वर्ण कौन सा है। ऐसा बहुत रेयर केस में, जबकि घुमावदार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। प्रश्न संख्या 23 देखिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? जवाब दीजिए लल्ला। आपको जवाब देना है कि सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मंगलाचरण। ये गलत है आपका। मंगलाचरण और मंगलाचारण और मंगला, देखो जिसमें आधा गा लगा है वो सब गलत है। मंगलाचरण बी इज द राइट आंसर। अगले ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 24 का जवाब दीजिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? हाँ भैया जवाब दीजिए। प्रथमाक्षर, प्रथमाक्षर या प्रथमाक्षर नहीं, रुको ये भी गलत है भाई। ये तो आपको ऐसे दिख रहा है और ये भी तो होता ही नहीं भैया। प्रथमाक्षर क्या होता है? प्रथमाक्षर। सी इज द राइट आंसर। हाँ इसमें बताइए,
अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि यह इसमें कौन सी संधि है या यह किस संधि का उदाहरण है, तो आप जवाब दोगे, इसको तोड़ोगे तो टूट जाएगा किसमें, प्रथम धन अक्षर। यहां से मिलेगा आ और आ मिलके क्या बन जाएगा, बड़ा। बड़ा किस में आता है भैया, दीर्घ संधि में आता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं भैया। अगला प्रश्न देखिएगा और जवाब दीजिएगा। 25 देखिएगा, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। आपको जवाब देना है कि तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है। ये दा भैया दंत के अंतर्गत आता है, इसलिए होगा नहीं। का वर्ग आपका कंठ में आता है, चा वर्ग आपका किस में आता है, तालु में आता है, और इसी को क्या बोल दिया जाता है, तालव्य बोल दिया जाता है। तो माँ और पा और जा और भा ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका पा फा बाबा माँ आप जानते हो ओष्ठ में आता है। ता था दा धा ये आपका दंत में आता है, ये भी नहीं होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा, तो होगा क्या लल्ला, अब बचा है डी, क्योंकि चा वर्ग आपका किसके अंतर्गत आता है, तालव्य के अंतर्गत, चा छा जा झा। और एक बात बता दें, इस चा छा जा झा को और किस नाम से जानते हैं, जानते हो, इसको बोला जाता है स्पर्श संघर्षी वर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया, स्पर्श संघर्षी वर्णों की संख्या जब आपसे पूछी जाएगी तब भी आप 4 बताओगे, चा छा जा झा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 26, इनमें से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। हाँ जवाब दीजिए, लाजवाब प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पहला लिखा गया है उन्नयन, दूसरा लिखा गया है उन्नयन, उन्नयन और उन्नयन, ये ऐसा लिखा गया है। डी वाला तो होगा ही नहीं, अब उन्नयन तो होता ही नहीं है। उन्नयन हाँ होगा लल्ला, संधि विच्छेद करोगे तो उत्धन नयन हो जाएगा। अब बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि यह किस संधि का एग्जाम्पल है, तो आप जवाब दोगे भैया किस संधि का एग्जाम्पल है, या व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। कैसे व्यंजन संधि होती है, जब व्यंजन से व्यंजन मिलता है तब कौन संधि होती है, व्यंजन संधि। और जब स्वर से व्यंजन मिलता है तब भी कौन संधि होती है, व्यंजन संधि। और जब व्यंजन से स्वर मिलता है तब भी कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे व्यंजन से व्यंजन तो मिल रहा है ना, इसलिए कौन सी संधि है लल्ला, व्यंजन संधि है। और आपसे पूछा जाए कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 27 देखिएगा, मूर्धन्य हरस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। हाँ भैया बताइए, मूर्धन्य हरस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है। आप जानते हो कि स्वर को मात्रा के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भैया, 3 भागों में आपका बांटा गया है। पहले नंबर पे आपका क्या आता है, पहले नंबर पे आपका आता है हरस्व स्वर, और दूसरे नंबर पे आपका आता है दीर्घ स्वर, और तीसरे नंबर पे आपका आता है क्या, प्लुत स्वर आता है। अब हरस्व स्वर को और भी नाम से जाना जाता है। हरस्व स्वर को भैया छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर, क्या भैया, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर, या अखंडित स्वर, क्या भैया, अखंडित स्वर, या इसको आपका कौन सा स्वर भैया, मूल स्वर के भी नाम से जाना जाता है। हरस्व छोटा, एक मात्रिक, अखंडित और मूल स्वर, और इनकी संख्या कितनी होती है भैया, 4। कौन कौन सा होता है भैया, छोटा, छोटी, छोटा और री, इनकी संख्या 4 होती है। अब आप कहोगे दीर्घ स्वर, तो दीर्घ स्वर को भैया छोटा की जगह पे बड़ा कर दो, और हरस्व को लघु के भी नाम से जाना जाता है भैया, किसके नाम से, लघु, और लघु का विलोम क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, और छोटा का विलोम बड़ा, हरस्व का विलोम दीर्घ, एक मात्रिक का द्विमात्रिक भी इसे कहा जाता है, अखंडित का खंडित भी इसे कहा जाता है, मूल का संधि स्वर भी दीर्घ स्वर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ये सब बहुत डेप्थ में आपको बताना पड़ेगा भैया। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है। जब 4 आपने यूज कर लिया है तो दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, 8। कमेंट में आप मुझे जवाब दोगे प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, और ये आपके प्रश्न का जवाब देना है मुझे। मूर्धन्य हरस्व स्वर का उदाहरण कौन सा है, री, ए, ऐ, उ और ई। हाँ देखिए, मूर्धन्य जिसका उच्चारण स्थान क्या हो, मूर्धन्य हो, तो री वाला, ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। अच्छा बताइए, ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। उ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऐ आपका निर्माण होता है, आ और ई मिलके क्या बनता है, ऐ। ऐ का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला, कंठ। ई का उच्चारण स्थान क्या है लल्ला, तालु है, तो कंठ और तालु मिलके क्या बन जाएगा,
कंठ तालव्य बन जाएगा भैया। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 28 लिखा गया है गा, जा, छा, चा, टा, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं, इसको जवाब देना है। पहली चीज तो तालव्य हो, दूसरी की चीज महाप्राण हो, तीसरी की चीज घोष वर्ण हो। और घोष का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया क्या होता है, सघोष। आइए देखते हैं। गा तो भैया तालव्य होता नहीं, इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। चा, छा, जा, चा जा भी होता है, छा भी होता है, जा भी होता है, और टा नहीं होता है। होता है, नहीं होता है। हाँ आगे चलो, तालव्य वाला मामला आ गया। अब 3 बचे हुए हैं इसमें ना। हाँ अगला देखो ना, फिर तालव्य के बाद महाप्राण। अब महाप्राण वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा अधिक मात्रा में निकलती है, उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है लल्ला, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर क्या होता है, महाप्राण। तो आइए आप देखिए इसमें जो लिखा गया है चा, छा और क्या लिखा गया है, जा है। हाँ जा भी है, यही 3 बचा हुआ है। प्रत्येक वर्ग का चा, छा, जा और झा और इया, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा महाप्राण बताना है। इसमें ये छा महाप्राण है और झा महाप्राण है, तो इसमें छा बचा है। अब इहो कैंसिल हो गया और इहो कैंसिल हो गया, बचा क्या भैया, छा। महाप्राण में केवल आपका क्या आएगा, छा आएगा। अभी ये पॉसिबिलिटी बन रही है। आगे आइए, अब कह रहा है घोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर क्या होता है, घोष होता है। अब चा, छा, छा तो आपका क्या होगा लल्ला, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष होता है। इसलिए अब एक को तो फॉलो ही नहीं कर रहा है, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना लाजवाब प्रश्न था। इस प्रश्न के जवाब देने के लिए आपको तालव्य मतलब उच्चारण स्थान आना चाहिए, महाप्राण कौन कौन से वर्ण होते हैं ये पता होना चाहिए, घोष वर्ण कौन कौन से हैं ये पता होना चाहिए। जब इन सभी बातों को आपको पता होगा तभी आप ऐसे प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं भाई, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 29 देखिएगा, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कह रहा है कि ऐसा कौन सा व्यंजन है इसमें जो ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण हो, घोष का मतलब आप जान ही रहे हो क्या होता है, सघोष होता है, व्यंजन तो आप है ये सब। देखो सभी ये पा फा बा भा, पा फा बा भा मा ओष्ठ होते हैं। अब वह आपका ये दंतोष्ठ होता है, वह का उच्चारण स्थान क्या है भैया, दंतोष्ठ होता है। तो ये पहले कट गया आपका। ठीक, आगे आओ, ओष्ठ अल्पप्राण और घोष बताना है, घोष बताना है आपको। तो ये 3 आपके फॉलो कर रहे हैं, कौन कौन सी ये। अब अगला आओ, अल्पप्राण पा फा बा भा मा, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण है। तो इसमें देखिए पा है, हाँ ये भी आपका फॉलो कर रहा है। अब फा है, फा भैया महाप्राण होता है, भा महाप्राण होता है। और बा है, हाँ बा भी आपका क्या है, अल्पप्राण है। अब यो कट गया। अब आपके पास ये 2 ऑप्शन बचे। अब आगे देखिए, व्यंजन वर्ण का अर्थ, हाँ तो कौन सा है, बा और पा आपके बच रहे हैं। अब इसमें आपको घोष बताना है। घोष बताना है तो घोष का मतलब होता है सघोष। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष, और तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है, सघोष। तो बा और पा में घोष कौन सा है, तो पा तो आपका अघोष के अंतर्गत आ जाएगा, बा आपका तीसरे नंबर पे, तो यही क्या होगा, सघोष। तो बी इज द राइट आंसर। ऐसे जटिल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, आसान प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल अल्पप्राण पूछ लेगा या केवल ओष्ठ वर्ण पूछ लेगा। ऐसे प्रश्नों की जब आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है लल्ला, क्योंकि आप लक्ष्य क्लासेस से पढ़ के जा रहे हैं ना। हाँ, देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुधार इनमें से किसने दिया था। बहुत लाजवाब प्रश्न है। श्याम सुंदर दास जी ने, काशी नागरी प्रचारी और सारकर बंधुओं ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपको जानकारी के लिए बता दें भैया, तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपके श्याम सुंदर दास जी ने ही कहा था कि देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुसार के प्रयोग का सुझाव इसमें से कौन दिए थे, श्याम सुंदर दास। ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा।
प्रश्न संख्या 31 देखिएगा। 31 क्या कह रहा है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। आप जानते हो काखा गाघा अंगा, उच्चारण स्थान क्या होता है लल्ला, कंठ। आप जानते हो पापा बाबा माँ, उच्चारण स्थान क्या होता है भैया, ओष्ठ। आप जानते हो चाचा जाझा इया, का वर्ग के बाद चा वर्ग, उच्चारण स्थान क्या होता है लल्ला, तालव्य। आप जानते हो कि ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है लल्ला, दंत। तो सी इज द राइट आंसर। ता वर्ग मतलब ता, था, दा, धा, ना, और बता दें ला, और बता दें सा, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है भैया, दंत है। माइंड में रखिएगा अपने आप को, इसको दंती सा कहा जाता है। ला को पार्श्विक वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पार्श्विक वर्ण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मूर्धा के पास चली जाती है, मसूड़े के पास चली जाती है और जीभ के दोनों किनारों से हवा निकलती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा प्रश्न संख्या 32 देखिएगा, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। जवाब दीजिए भैया, इसमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो ये आपकी जो वृष्टि है, इसमें ए वाले ही शब्द में री की मात्रा का उपयोग सबसे पहले मिल गया है। इसमें रा लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, रा पे छोटी की मात्रा है। इसमें क्रिया में भी आपका रा लगा हुआ है, और इस रा को कौन सा रा बोलते हैं भैया, पदेन रा बोलते हैं। इसमें का पे छोटी की मात्रा है, और इस वर्षा में रा लगा हुआ है, और इस रा को रेफरा अर्थात आधा रा बोलते हैं। तो कौन सा जवाब सही है, आपका ए वाला ऑप्शन क्या है भैया, सही है। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। प्रश्न संख्या देखिएगा 33, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। जवाब दीजिए भाई, तालव्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। आपको जवाब देना है लल्ला कि ऐसा कौन सा व्यंजन हो जो तालव्य है और महाप्राण भी है और अघोष भी है। तो आप जानते हो कि तालव्य के अंतर्गत आपका कौन सा आता है, चा, छा, जा, झा, इया ना, और क्या आता है, और आपका आगे जो आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए वा का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ है। था का उच्चारण स्थान क्या है भैया, दंत है। क्या है, दंत है। अब चा, छा, जा, झा, इया आता है। अब बचा छा और झा। छा और झा ये दूसरे नंबर पे है और ये चौथे नंबर पे है। अब आपसे पूछ रहा है कि महाप्राण भैया दोनों है, महाप्राण दोनों है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा अक्षर महाप्राण होता है, पहला तीसरा पांचवा अल्पप्राण होता है। अब अघोष का मतलब क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर। दूसरे पे कौन आया है, छा। कौन सा जवाब सही होगा, बी इज द राइट आंसर और डी इज द रॉन्ग आंसर, क्योंकि ये आपका हो जाएगा, क्या जानते हो, ये हो जाएगा सघोष में चला जाएगा। इसलिए कौन सा जवाब सही है, बी वाला सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, जवाब दीजिए भैया। कार्यालय, 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 कार्यालय। अब देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है, ये वाला। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इसका वर्ण विच्छेद क्या होगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन वर्ण विच्छेद से पूछता है, तो आप बताओगे का को अलग करोगे तो बड़ा आ जाएगा। बड़ा आके बाद आपका रेफ वाला रा आएगा, आधा रा आएगा। उसके बाद फिर आपका या आएगा, या को अलग करोगे तो बड़ा आ निकल जाएगा। और फिर आपका ला आएगा, ला को अलग करोगे तो आ जाएगा। फिर आपका या आएगा, या को अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और बी वाला आपका जवाब सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 35, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आपको इसका जवाब देना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताइए भैया। व्यावस्थ लिखा गया है, गलत है। व्यावस्था लिखा गया है, व्यवस्था ये भी गलत है। व्यावस्था गलत है तो व्यवस्था बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिए। प्रश्न बेहद आसान है, बस आपको आवश्यकता है प्रैक्टिस की, आपको आवश्यकता है कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्चुअल बेस पे अगर आपने पढ़ा है तो दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और हम आपके लिए हर रविवार को ऐसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मेरे भाई मेरे दोस्त। घबराइए मत, साथ छोड़ के मत जाइएगा। साथ छोड़कर अगर जाओगे तो बहुत पछताओगे मेरे दोस्त मेरे भाई। मैं हमेशा कहता हूं, साथ छोड़कर जाने वाले, मैं इस पे कई बार आपको कहता हूं ना, तो बहुत पछताओगे। इसलिए अभी आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी वो समय है जब आपको पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि आपके सामने आपका एग्जाम लगा हुआ है। वो खाकी वर्दी आपको दिखनी चाहिए भैया, ठीक है।
और इसके लिए मैं कहता हूं जब आप साथ छोड़कर जाओगे तो साथ छोड़कर जाने वालों हम भी या कह जाएंगे, साथ छोड़कर जाने वालों हम भी या कह जाएंगे, बीच भंवर में जाने वाले तुम भी तो बह जाओगे। अगर युद्ध में अर्जुन बनना है तो पूरी बात सुनो, अर्ध कथानक सुनने वाले अभिमन्यु कहलाएंगे। अर्थात जो आधा अधूरा पढ़ के जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएंगे, अभिमन्यु। उनको पूरा ज्ञान नहीं रहेगा और पूरा फाटक तोड़ नहीं पाएंगे। अगर आपको सच्चा ज्ञान लेना है, अच्छा पढ़ना है तो क्लास की आखिरी तक आपको रुके रहना है और सारे प्रश्नों को आपको जवाब देके जाना है मेरे दोस्त मेरे भाई। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं और इसका जवाब आपका कौन सा सही है इसको मैंने बता दिया, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है। चलो भाई, कंठ तालव्य कौन सा ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य से होता है, मतलब कंठ है और ताल। चलो बड़ा ऊ होता है नहीं, इसका कहां से होता है, ओष्ठ से होता है। ठीक, अ होता है या री होता है, ये री का आपका मूर्धन्य होता है और औ का आपका कहां होता है, ओ का आपका जो निर्माण होता है ये आ और उ से मिलकर होता है। आ से कंठ और उ से ओष्ठ, कंठोष्ठ इसका हो जाएगा ना, इसका कंठोष्ठ होगा, कंठोष्ठ लेकिन पूछा नहीं है तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब ए का निर्माण कैसे होता है, आ और ई से मिलके क्या बनता है, ए बनता है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है भैया, कंठ है और ई का उच्चारण स्थान क्या है भैया, तालु है। तो ये हो जाएगा कंठ तालव्य। तो कौन सा जवाब सही है, डी इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखिएगा भैया, हिंदी में अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, 15, 30, 31, 29। लाजवाब प्रश्न है। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या है भैया, अल्प प्राण है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर क्या है भैया, अल्प प्राण है। और वर्गों की संख्या 5 है, हर वर्ग से 3 ले रहे हैं, 5 को 3 से मल्टीपल करेंगे 15। और आपका या, रा, ला, वा भी अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। 15 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 19। और सभी स्वर भी आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। 19 में 11 जोड़ेंगे तो 30। कहाँ है, यहाँ है, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। एक बार वीडियो को झूम को शेयर कर दीजिएगा लल्ला, अपने दोस्त को, साथी को, इत्र को, मित्र को, अनुज को, अग्रज को, भाई को, बहन को, सगे को, संबंधी को बता देना है। चल रही है हिंदी वाली क्लास, आ जाओ मेरे साथ। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, आपको बताना है कौन सा वर्ण अघोष है। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा अक्षर क्या होता है भैया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है भैया, अघोष होता है। कौन कौन सा पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है भैया, अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा ये क्या होता है लल्ला, ये आपका सघोष होता है। आपको बताना है, ये डा लिखा गया है, डा आपका किसके अंतर्गत आता है, टा, ठा, डा, ये तीसरे पे आ रहा है, होगा ही नहीं। चा, छा, जा तीसरे पे आ रहा, होगा ही नहीं। चा, हाँ ये हो सकता है अघोष, पहला अक्षर है, पहला और दूसरा क्या होता है अघोष। चा, छा, जा, जा तीसरे पे आ रहा, ये भी नहीं होगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा, अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 39 देखिएगा, कंठ महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। कंठ भी होना चाहिए भैया और महाप्राण भी होना चाहिए और घोष का मतलब लल्ला क्या होना चाहिए, सघोष भी होना चाहिए। आप जानते हो वकु विसर्जनीय नाम कंठा, तो का वर्ग के जितने व्यंजन वर्ण हैं वो सब कहाँ आएंगे, कंठ में। खा भी होगा, का भी होगा। अब अंगा ये लिखा गया है ना, क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी हुई है, पंचमाक्षर लगा हुआ है, तो भैया आपका अंगा भी हो सकता है। और हा भी भाई कंठ में आता है, हा भी हो सकता है। अभी तो चारों जवाब सही हो रहा है। आओ महाप्राण खोजो। अब महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। अब देखिए, या, रा, ला, वा आपका आता है अल्प प्राण में, हा आपका आता है महाप्राण में। अभी तो ये भी सही हो रहा है। आगे देखो, अंगा प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, अंगा पांचवा, ये गलत है। ये पहला है, ये भी गलत है, ये भी अल्प प्राण है। महाप्राण में ये आ रहा है खा। अब खा और हा भी सही हो रहा है, दो चीजों के मुताबिक। अब देखिए आपसे पूछ रहा है सघोष, सघोष का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखिए इसमें जो खा है ये पहला दूसरा है,
तो ये आएगा अघोष में, तो ये गलत हो गया। और हा आपका कहाँ आता है लल्ला? सघोष के अंतर्गत आता है, क्योंकि तीनों सा आपके क्या होते हैं? अघोष, और हा क्या होता है? अघोष, इसलिए डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए जवाब दीजिए भैया, प्रश्न संख्या 40। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अभिव्यंजनवाद, अभिव्यंजनावाद, अभिव्यंजनावाद। देखिए इन चारों ऑप्शन में आप जवाब दीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। हम आपको जानकारी के लिए बता दे लल्ला, तो कौन सा जवाब सही है लल्ला? बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम मूव करते हैं, और अगले प्रश्न का आप मुझे जवाब दीजिएगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप हमारे सभी प्रश्नों का जवाब दे रहे होंगे। चलो भैया, मनोगत भावों को यथार्थ रूप में कहना ही क्या कहलाता है? अभिव्यंजनावाद कहलाता है। मनोगत भावों को यथार्थ रूप में कहना ही क्या कहलाता है? अभिव्यंजनावाद कहलाता है, और बी इज द करेक्ट आंसर है, पहले ही बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न। मुझे विश्वास है कि आप सभी मेरे क्लास के साथ बने हैं और बने रहेंगे, और वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे, अपना ढेर सारा प्यार और स्नेह देंगे, क्योंकि ये आपका क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आने वाला है भैया। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? आपको पता है लल्ला, ऊष्म के अंतर्गत आपका ये सा, शा और क्या आता है? हाँ, ये चार वर्ड आपके ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, और इसमें से जा लिखा गया है नहीं, पा लिखा गया है नहीं, वा लिखा गया है नहीं। कौन सा जवाब सही है? बी वाला। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिएगा प्रश्न संख्या 42। देखिएगा पूछ रहा है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? लखपति, लाखपति, लखपति, लाखपति, लचपति, लखपति। तो आपको बता दें ए इज द करेक्ट आंसर। पहला जवाब आपका सही है, लखपति होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। देखिए बहुत सुंदर सा प्रश्न है, लिखा गया है घा, गा, डा, ठा, ता। इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? आओ जवाब दे दे। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष। अब ये जो घा लिखा गया है, ये तो का, खा, गा, घा चौथा अक्षर है, ये होगा नहीं। गा लिखा गया है, तीसरा का अक्षर है, ये भी नहीं होगा। और डा लिखा गया है, टा, ठा, डा तीसरा अक्षर है, ये भी नहीं होगा। और टा, ठा ये आपका ये आपका हो जाएगा भैया, पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है? अघोष। और ता पहले अक्षर है, ये भी हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। सही जवाब आपका सी वाला है। दो होते हैं, चलिए दो हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 44 भैया। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल क्लास के साथ लगे रहिएगा लल्ला। आप बताइए, जवाब दीजिए 44। इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? धान्यालोक, ध्वन्यालोक और ध्वान्यालोक और द्वयमलोक। आप बताइए कौन सा जवाब आपका सही है? तो इसमें पूरा धा है, ये तो होगा नहीं, आधा धा वाले में जाएगा। धान्यालोक तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या? बी वाला सही जवाब है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 45। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है शुद्ध शब्द कौन सा है? रोहिणी, रोहिणी। अब ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन सा है? सीधी बात, नो बकवास, ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलो भैया, फटाफट जवाब देते रहिए, प्रैक्टिस के लिए बहुत लाजवाब प्रश्न है आपके लिए। अगला प्रश्न लिखा गया है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विकास, विकास और विकास तो होगा नहीं, डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए भैया 47। कंठ, अल्प प्राण, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? कौन सा है भैया? क्योंकि कंठ के अंतर्गत आप जानते हो का वर्ग आपका पूरा आता है। का वर्ग में इसमें कुछ है ये नहीं है, तब क्या आएगा भाई? अब मुझे जवाब दे दो आप। हाँ है भैया, अंगा है ना। हाँ अंगा है। और पूछ रहा है अल्पप्राण, और अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, अंगा पांचवें पे आता भी है। डी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या देखिएगा 48। बहुत लाजवाब प्रश्न है आपके लिए, बने रहिएगा। मात्र 70 ही लमसम प्रश्न है, क्योंकि आज पहली क्लास है। पहली क्लास में थोड़ी छोटी लेके आऊंगा, लेकिन अन्य क्लासें आपके लिए शानदार, जानदार, जबरदस्त होने वाली है मेरे दोस्त। देखिएगा 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर आप जानते हो कि छोटा स्वर को कहा जाता है। किसको? छोटा स्वर, एक मात्रिक स्वर, अखंडित स्वर।
हर्ष स्वर को ही क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। और इसी को लघु स्वर भी कहा जाता है, मूल स्वर को ही कहा जाता है। और गुरु स्वर किसे कहा जाता है? बड़ा स्वर, दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर इसी के नाम से जाना जाता है। तो इसमें जिसमें 2 मात्रा का समय लगता है उसे गुरु स्वर कहा जाता है। सी इज द राइट आंसर। संयुक्त स्वर की संख्या आपसे पूछी जाएगी तो 4। आप बताओगे कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, यही आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगली आपको यहीं पे एक बात बता दें, अगर आपसे पूछा जाएगा विजातीय स्वर की संख्या कितनी है, तब भी आप बताओगे 4। वो कौन से हैं? यही है। अगर यहीं से एक बात आपको और बता दें, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा सजातीय स्वर की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दोगे 3। बड़ा आ और बड़ी ई और बड़ा ऊ को सजातीय स्वर कहते हैं। एक बात और आपको यहीं पे बता दें, मूल दीर्घ स्वर अगर आपसे पूछा जाएगा, क्या मूल दीर्घ स्वर के अंतर्गत बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ही आता है। और हर्ष स्वर के अंतर्गत या लघु स्वर के अंतर्गत आपका आ, ई और ऊ और क्या आता है भैया? आ, ई, उ और क्या आता है लल्ला? री आता है। और इसी हर्ष स्वर को ही मूल स्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हीं 4 स्वरों की मदद से आपके 11 स्वर का निर्माण होता है लल्ला। जब आ से आ मिलता है बड़ा आ, ई से ई मिलती है बड़ी ई, ऊ से ऊ मिलता है बड़ा ऊ, री से री मिलती है बड़ी री, और जब आ से ई मिलती है ए और आ से ए मिलता है तो ए, आ से ऊ मिलता है तो ओ और आ से ओ मिलता है तो औ, अर्थात 11 स्वरों का निर्माण जो आपके होता है इन्हीं 4 स्वरों की मदद से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है? आपको जवाब देना है इसमें से कौन सा शब्द सही है भैया। 49 देखिएगा, पहला ऑप्शन दुग्धोज्वल लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन दुग्धोजल लिखा गया है, तीसरा ऑप्शन दुग्धोज्वल लिखा गया है, चौथा ऑप्शन दुग्धोज्वल लिखा गया है। देखिए भैया ये आपका ऑप्शन गलत है, ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। आप कहोगे गुरुजी ये कैसे सही है, तो आपको बता दे इसमें कौन सी संधि है लल्ला। इसमें आपकी कौन सी संधि है भैया? गुण संधि है। इसको तोड़ोगे तो ये आपका टूट जाएगा किसमें? दुग्धधन उज्ज्वल में टूट जाएगा। किसमें? दुग्धधन उज्ज्वल में टूट जाएगा। और उज्ज्वल को तोड़ना चाहोगे तो उत्धन ज्वल में टूट जाएगा। उज्ज्वल में आपका लल्ला कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है तो उत उपसर्ग है। चलो आगे चलते हैं। 50 नंबर देखिएगा, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चरित नहीं किया जा सकता है? हाँ भैया आपसे पूछ रहा है स्वर के बिना, अनुस्वार के बिना, उपसर्ग के बिना, विसर्ग के बिना कतई नहीं। ये सब बकवास की बातें हैं। ए इज द राइट आंसर। बिना स्वर के कोई व्यंजन उच्चरित नहीं हो सकता है। क्यों जानते हो? क्योंकि भैया व्यंजन वह होते हैं जो अस्वतंत्र होते हैं, जिन्हें बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन। अर्थात व्यंजन वह होते हैं जो विकलांग होते हैं, जिन्हें चलने के लिए बैसाखी की आवश्यकता लेनी पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। तो हाँ, स्वर के बिना ये उच्चरित नहीं होंगे। अगली बात यहीं से देखिएगा, अनुस्वार, इसका प्रयोग आपसे पूछ रहा हूं कितने वर्णों पे होता है, तो इसका प्रयोग 11 वर्णों पे होता है। अच्छा 11 वर्ण कौन से हैं? वो सभी स्वर हैं। और अनुस्वार और विसर्ग, इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग कहा जाता है। इन दोनों को आपको वर्णमाला में क्या कहा जाता है? अयोगवाह कहा जाता है। ठीक है। हाँ उपसर्ग, उपसर्ग आपका क्या है भैया? उपसर्ग जानते हो, ये एक शब्दांश है, शब्द का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, एक पार्ट है, एक अंग है, जो किसी शब्द के पूर्व में लग के उसके अर्थ को क्या कर देता है? बदल देता है। जैसे हार लिखा गया है भाई, क्या लिखा गया है? हार लिखा गया है। क्या लिखा गया है भैया? हार लिखा गया है। हार में ये देखिए हार लिखा गया है, और हार में अगर हम प्रत्यय उपसर्ग लगा दें बी, तो ये क्या बन जाएगा? बिहार। उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व में लग के उसके अर्थ को बदल देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ मूव करिएगा। अगला प्रश्न आपका है 51। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? हाँ भैया जवाब देना है, इसमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ता का है? नहीं दंत है। पा का है? नहीं ओष्ठ है। चा का है? नहीं तालु है, तालव्य है। गा का है? हाँ का, खा, गा, घा
और अंगा, का, खा, गा, घा और अंगा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। बड़ा आ का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। हा का भी उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। ठीक है भैया। हाँ चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 52। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? आप जवाब दे दो भाई, कमेंट में खटाखट अपने जवाब देते रहिए, वीडियो को दमदारी के साथ शेयर करिए मेरे दोस्त, बने रहिए लास्ट तक, बहुत लाजवाब प्रश्न है। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? उत्क्षिप्त है? नहीं भाई, डा से डलिया और ढा से ढक्कन जब आएगा तब इसको हम क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त चिन्ह बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? फेंका हुआ चिन्ह बोलते हैं। और इसका प्रयोग कितने वर्णों पे होता है? 2 वर्णों पे होता है। इन 2 वर्णों को क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विगुण बोलते हैं। और इस निशान को और इसी को क्या बोला जाता है भैया? ताड़न जात बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? ताड़न जात के भी नाम से जाना जाता है। आप कहोगे गुरुजी ताड़न जात क्यों कहा जाता है? तो वह वर्ड जिनको बोलते समय हमारी जीवा आगे की तरफ फेंकना पड़ता है, हमें अपनी जीवा को उसे ताड़न जात कहते हैं। हाँ पार्श्विक के अंतर्गत आपका ला आता है। ये आपका बना हुआ है पार्श्वधन इक प्रत्यय से। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल या किनारा होता है। वह वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारी जीवा मसूड़े के पास जाती है और जीभ के दोनों किनारों से हवा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं? पार्श्विक। और प्रकंपित के अंतर्गत कौन आता है? प्रकंपित और लुंठित दोनों के अंतर्गत रा आता है। इस रा को प्रकंपित कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा रगड़ खाती है या घर्षण करती है। अगला लिखा गया है संघर्षहीन। संघर्षहीन के अंतर्गत आपका या और वा आता है। इसको अर्धस्वर के भी नाम से जाना जाता है। तो कौन सा जवाब सही है बता दो भाई। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप अपना जवाब देते रहिए भैया। तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो आपको जवाब देना है कि क्या आपका ये ठा लिखा गया है और छा लिखा गया है और झा लिखा गया है और था लिखा गया है। आप जानते हो कि टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा और आपका चा, छा, जा, झा, इया, ये आपका तालव्य के अंतर्गत आता है, तो ये आपका होगा नहीं। ता, था, दाधा, ना दंत के अंतर्गत आता है। अब क्या होगा? छा और क्या लिखा गया है? झा। अब इन दोनों में से एक हो सकता है छा और झा, लेकिन फिर अब महाप्राण की बात कही जा रही है। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, तो ये आपका जो झा है, चा, छा, जा, झा, हाँ ये महाप्राण है। चा, छा ये भी आपका महाप्राण है, दूसरा और चौथा दोनों हो रहा है ना, तो बी और सी अभी दोनों सही हो रहा है। अब घोष, घोष का मतलब क्या होता है लल्ला? सघोष। अब सघोष का मतलब प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो देखिए चा, छा ये दूसरा हो रहा है, तो ये होगा ही नहीं। चा, छा, जा, हाँ ये हो रहा है। चा, छा, चा, छा, जा, ये क्या आपका आ रहा है भैया? ये तीसरे नंबर पे आ रहा है और तीसरे नंबर वाले क्या होते हैं? सघोष। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलो चा, छा, जा, यहाँ पे हमने आपको महाप्राण जब बताया था, झा आपका महाप्राण वैसे भी नहीं होगा। चा, छा, जा, जा तीसरे पे आता है, ये आपका क्या होगा? अल्पप्राण, इसलिए सी वाला वैसे भी सही है भैया। चलो 54 देखिएगा। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? नाक और मुंह। नाक, मुंह, ओष्ठ। नाक आपका होगा नहीं, मुंह आपका होगा नहीं, ओष्ठ आपका होगा नहीं। क्या होगा? नाक और मुंह। वह वर्ड जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, उसे क्या बोलते हैं भैया? अनुनासिक। जैसे क्या लिखा गया है? आंख लिखा गया है, फिर क्या लिखा गया है? चांद लिखा गया है, तमाम सारे ऐसे शब्द। ए वाला क्या है? सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। 55 इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? आपको जवाब देना है। आ, भा, रा, या, झा, आ। तो आपको बता दें बी इज द राइट आंसर। फटाफट जवाब दीजिए भैया। 56 देखिए, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको जब जवाब देना है वर्तनी की दृष्टिकोण से कौन सा शब्द शुद्ध है? इंद्रवज्रा है, इंद्रवर्जा है, ये गलत है भाई। इंद्रवज है, ये भी गलत है भाई। इंद्रवज्रा है, नहीं ये भी गलत है भाई। कौन सा सही है? इंद्रवज्रा इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। 57 इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? चलो भाई जवाब दे दो, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? द्वारका, द्वारिका, द्वारका और द्वारिका, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। 10 से अधिक बार एग्जाम में पूछा गया है। सुपर हिट प्रश्न है भैया,
कैसा प्रश्न है, सुपर हिट प्रश्न है। क्या होता है, द्वारका इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। 58 देखिएगा, नीचे दिए गए शब्दों में सही शब्द पहचानिए। सही शब्द आपको पहचानना है। त्योहार, कि त्योहार होता है, नहीं ये वाला गलत है, यह गलत है। आप तो भाई क्या बात कर रहे हो, ये वाला सही है, ये तो त्योहार लिखा गया, ये गलत है। और ये त्योहार लिखा गया, ये गलत है। तो सही कौन सा है, सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत लाजवाब प्रश्न है। चलो अगले प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भैया। 59 नंबर क्या कह रहा है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से शुद्ध छांटिए। अच्छा, उपर्युक्त व्यंग पूजनी महीना, महीना सही है, पूजनी सही है, उपर्युक्त सही है। अच्छा, उपर्युक्त का विलोम क्या होता है, बताओगे जरा, चलो बताओ। उपर्युक्त का विलोम क्या होता है भैया, निम्नलिखित होता है। उपर्युक्त मतलब जो ऊपर युक्त हो, ऊपर लिखा गया हो, निम्नलिखित का मतलब नीचे। अच्छा, ई वाला बी वाला आपका जवाब सही है। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में अशुद्ध बताना है। क्या बताना है, अशुद्ध। अब जो व्यंग्य लिखा गया है, ये व्यंग्य कैसे लिखा जाएगा, ऐसे, तब क्या हो जाएगा, शुद्ध। इसलिए कौन सा जवाब सही है, बी। चलो अगले प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 60 क्या कह रहा है, एक के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है, रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुने। छंद तालु और ई चा यस तालु, कंठ तालु। तो आप जानते हो कि ए के उच्चारण में ए का जो निर्माण होता है भैया, इसका निर्माण होता है आ और ई से मिलके क्या बनता है, ए। और आ का मतलब क्या होता है, लल्ला। आ का मतलब होता है क्या, कंठ। और ई का मतलब क्या है भैया, तालु। तो कंठ तालु, तो कौन सा सही है, हाँ, सी इज द राइट आंसर। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61 देखिएगा, यूपीएसआई धुआं करने की तैयारी हो रही है मेरे दोस्त, बने हो लास्ट तक, बने रहो, देखते रहो प्रश्न। बस बहुत कम प्रश्न बचे हुए हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगेगी आप लास्ट में बताइएगा। कितना सही कर पाए हो इसका भी जवाब दीजिएगा। चलिए, ब्राह्मण शब्द के शुद्ध रूप का चयन करें। अब देखो ये लिखा गया है ब्राह्मण, ये तो गलत है भैया। और ये क्या लिखा गया है, ब्राह्मण, ये भी गलत है। और ये क्या लिखा गया है, ब्राह्मण, ये भी गलत है। सही कौन सा, ये वाला। इसमें बा है, बा आधा है, रा पूरा है, रा पे आक मात्रा है, हा है, हा आधा है, मा पूरा है और अड़ा है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, लाजवाब, शानदार, जबरदस्त, सुपर हिट प्रश्न। रिक्त स्थान भरे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है क्या कहते हैं। अरे भाई इतना सरल है, इसको बताना पड़ा, समझ लो एकदम बेकार है। ये वाला जवाब क्या है, सही है, स्वर। और जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता उसे क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं ना। व्याकरण, व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विधन, आधन, करण, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना। व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसी पुस्तक है, एक ऐसी विधा है, एक ऐसी कृति है, एक ऐसी रचना है, एक ऐसा संस्करण है जो हमें किसी भाषा का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्रदान करता है। उसे हम क्या कहते हैं, लल्ला, व्याकरण। और व्याकरण के कितने अंग होते हैं भैया, व्याकरण के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से, वर्ण होता है, शब्द होता है और क्या होता है, वाक्य। व्याकरण या भाषा भी अगर कहा जाए तो भाषा के भी कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। चलो 63 नंबर देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आओ भाई जवाब दो। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, 10 है, 9 है, 13 है। आओ बता दे तुमको। 13 संस्कृत में है। कहाँ पे है, संस्कृत में है। संस्कृत का संधि विच्छेद समधनकृत होता है। क्या होता है, समधनकृत। और 13 इस संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है, संस्कृत में स्वर को क्या कहा जाता है, लल्ला, अच कहा जाता है। और ये 13 कहाँ से होता है, दुई जो बढ़ रहा है, एक आपकी क्या आती है, बड़ी री, और एक क्या आती है आपकी, बड़ी ली आती है। अच्छा, तब 13 हो जाएगा ना, हाँ, कहाँ, संस्कृत में। अगली बात, मात्रा के आधार पे जब पूछा जाएगा, किसके आधार पे भैया, मात्रा के आधार पे जब संख्या पूछा जाएगा तो लल्ला इस छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए मात्रा के आधार पे 10 है। और वैसे हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। प्रश्न संख्या 64 देखिएगा, दा आ का सा आ ना हा। अब आओ भाई, इस बहुत लाजवाब प्रश्न है। अब इसको जोड़ के एक शब्द बनाना है। दा में आ जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, पूरा दा। और आप जानते हो का सा आ, इस छा का निर्माण किसका, इस छा का निर्माण होता है आधा का और पूरा सा से, सा को अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, आ। तो छा के लिए का सा आ लिखना पड़ता है। तो यहाँ तीनों को मिला के क्या हो जाएगा, छा, और दा में आ मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, दक्ष। कौन सा जवाब सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। चलो 65,
जवाब दीजिएगा। आप बताइएगा लल्ला, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं, बोली कहते हैं, भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और हमारी और आपकी लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी भाषा की मतलब हमारी आपकी नहीं लल्ला, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है। मराठी की लिपि क्या है? बताओ, कमेंट करके बता दो इसको। चलो अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। बताइएगा, छाछठ हिंदी का प्रहरी इनमें से किसे कहा जाता है? लाजवाब, सुपरहिट, जबरदस्त, शानदार, सुपरहिट प्रश्न है। पुरुषोत्तम दास टंडन बीज द राइट आंसर। बताओ, नहीं तुम लोग का करवा देंगे मुंडन। देखो 67 नंबर, देखो भाई 67 नंबर, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारत की राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1951, 14 सितंबर 1948, 14 सितंबर 1950। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, 14 सितंबर 1949 को भारत में आपके हिंदी दिवस भी 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को आपके भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 जनवरी को पूरे विश्व में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस आपके मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को प्रथम राजभाषा? तो आपको बता दें, संविधान के भाग 17 में राजभाषा का दर्जा दिया गया है ना। हाँ, 14 सितंबर 1949 को। तो कौन सा जवाब आपका सही है भैया? ए इज द करेक्ट आंसर। अब भैया आज के लिए इतना ही, बस कुछ नहीं, सब कुछ खल्लास, सब कुछ खत्म, द एंड कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही मेरे दोस्त, मेरे भाई। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, शानदार लगी है, जबरदस्त लगी है, खूबसूरत लगी है, प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आई है, तो आज की क्लास पे आप अपना कमेंट करके जरूर जवाब दीजिएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। आगे की क्लासों में आप और क्या चाहते हैं हमसे, आप क्या उम्मीद करते हैं, आपकी अपेक्षा क्या है। आपकी अपेक्षा जो रहेगी हम उसको उपेक्षा में कभी तब्दील नहीं करेंगे। अपेक्षा का मतलब होता है आस या इच्छा या चाह। हम आपकी चाह को कभी बेचाह नहीं करेंगे। तो लल्ला आप जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।